चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है फटाफट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर क्लास 12 के यहाँ पर आइए होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर गलती से छूट गया है आइए। आइए कहने का मतलब है कि आर्ट्स, ठीक है ना। तो क्लास 12 के आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। क्या है? पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में जो बच्चे अगर पॉलिटिकल साइंस लिए हैं आर्ट्स में, उनके लिए हम टॉप 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। मात्र 30 टॉपिक पढ़िए और बिल्कुल आप अच्छे नंबर कर सकते हैं, ठीक है। अगर 30 नंबर उठाना है, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में, जिसमें से 15 का उत्तर देना है, तो मात्र 30 क्वेश्चन पढ़िए और 15 क्वेश्चन उठाइए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य पूर्वक पढ़ने का प्रयास करना। भले मैं डिजिटल बोर्ड के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का मतलब क्या होता है, वहां पे समय का ज्यादा लॉसिंग होता है। मैं प्रयास किया हूँ कि डायरेक्ट ही ऐसे ही पढ़ा दिया जाए बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, जिस तरह से हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, सेम यहाँ पे भी वैसा ही पढ़ाएंगे। ऐसा मत सोचना कि किसी 12 साइंस वाले को उस पर पढ़ाते हैं, हमको ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाषा नीति क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भाषा नीति होता क्या है। देखिए, भाषा नीति जो होता है, भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की यहाँ पे अर्पण या बवाल ना हो, बवाल होने देना भाषा नीति कहलाता है। यानी कि भाषा नीति क्या है, तो किसी भी देश में झगड़ा झंझट से बचने के लिए, या झगड़ा ना हो, बवाल ना हो, अर्पण न आए, इससे बचने के लिए भाषा नीति बनाया जाता है, और इसी को भाषा नीति कहते हैं। तो भाषा नीति क्या है? अब भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की झगड़ा झंझट ना हो, न हो न होने देना भाषा नीति कहलाता है। भारत में 114 भाषा बोली जाती है। भारत में कितने? 114 भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग के यहाँ पे निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषी प्रयोग की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग की जा रही है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन का प्रयोग किया गया कि भाषा नीति क्या है। तो भाषा नीति सिंपल है, किसी भी देश में भाषा के कारण देश में दंगा फसाद ना हो, इससे बचने के लिए जो किया जाता है उसे भाषा नीति कहती है। ऐसे भारत में 114 भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और संविधान के अनुसार भारतीय कामकाज में के भाषा में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपको पता है, जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी का प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषीय प्रदेशों के की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग की जाए। यानी कि जो गैर हिंदी भाषी जो प्रदेश है, मतलब जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, उन देशों के मांगा, इन देशों ने वह क्या बोलते चर्चा उठाया, आंदोलन किया कि भाई, जब आप सरकारी कार्य काजों में हिंदी भाषा करोगे, प्रयोग करोगे, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी का एक कॉमन भाषा होना चाहिए जो कोई भी समझ पाए। इसीलिए यहाँ पे देखो, गैर हिंदी भाषीय प्रदेशों की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग की जा रही है। तमिलनाडु में इसके लिए यहाँ पे अग्र आंदोलन हुए हैं, ठीक है ना। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मान्यता को देखकर सुलझाया। याद रखना, जब आंदोलन हुआ तमिलनाडु में, तो वहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग किए जाने के लिए कहा कि भाई, कोई भी कोर्ट या कोई भी इस अंग्रेजी यहाँ पे सरकारी कार्यक्रमों में हिंदी और संस्कृत भाषा का मान्यता देकर सुलझाया गया था, ताकि वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आगे है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो समझ गए भाषा नीति होता क्या है। देखो, आर्ट्स में एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो अच्छे से पढ़ा दे, इसको जब तक अपने दिल के अंदर उतारोगे नहीं और अपने से लिखने का प्रयास नहीं करोगे, जरूरत नहीं सेम टू सेम आप उतारिए, आप थोड़ा इधर उधर करके भी आप पढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। याद रखना, जो शिक्षा है, शिक्षा विषय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। एक लाइन का डिफिनेशन है यहाँ पे, शिक्षा विषय जो है संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। सिंपल डिफिनेशन, एक लाइन का डिफिनेशन, ठीक है। आप अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, जिस तरह का क्वेश्चन होता उसी तरह से आपको डिफिनेशन मिलेंगे। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर,
राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में साझेदारी करते हैं? तो राजनीतिक दल जो है किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे राजनीतिक दल सत्ता में यहाँ पे सत्ता सत्ता स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक यहाँ पे राजनीतिक दल जो होता है सत्ता स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों का गठन ही चुनाव लड़ने राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए उद्देश्य से किया जाता है। क्या कहा यहाँ पे, यहाँ समझिए फिर से एक बार कि राजनीतिक दल सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों का गठन ही चुनाव लड़ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। जो राजनीतिक दल जो है वो सिंपल है, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिक का गठन किया जाता है। राजनीतिक दलों का दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं यहाँ पे स्पर्धा करते हैं तो कहीं समझौता तथा गठबंधन की राजनीति की सहारा लेते हैं। देखो राजनीतिक दल जो है अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं पे संवर्धा करते हैं तो कहीं समझौता, तो कहीं गठबंधन की राजनीतिक भी लाते हैं। तो याद रखना गठबंधन की राजनीति का सहारा लेते हैं। ये सत्ता में आने के लिए राजनीतिक सत्ता किसी तरह प्राप्त करना ही इनका मूल्य उद्देश्य होता है। इनके पीछे कुछ भी उससे मतलब नहीं, बस सत्ता प्राप्त करना ही मूल उद्देश्य होता है। तो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना ही इनका मूल्य उद्देश्य होता है। सरकार, क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे सरकार वहां पे गठन के क्रम में हाल फिलहाल के दशकों में गठबंधन की राजनीति की प्रवृत्ति का चल रहा है। ज्यादातर हाल फिलहाल की बात करें, गठबंधन की राजनीति की अच्छे प्रकार से चल रहा है और बिना गठबंधन अभी भी एनडीए जो चल रहा है गठबंधन का ही सरकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझने के प्रयास कीजिएगा एक बार कि राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं कैसे। तो राजनीतिक दल सत्ता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल गठबंधन का चुनाव लड़ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं समझौता करते हैं तो कहीं समझौता, तो गठबंधन की राजनीति का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। राजनीतिक सत्ता किसी तरह प्राप्त करना ही इनका मूल्य उद्देश्य होता है। जो राजनेताओं का मेन उद्देश्य क्या होता है, किसी तरह से उनको गद्दी प्राप्त हो जाए, सत्ता प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, उनका मूल्य उद्देश्य। सरकार गठबंधन के क्रम में हाल फिलहाल के दशक में, मतलब 10 साल के अंतर्गत बता रहे हैं, गठबंधन की राजनीति की प्रवृत्ति का चलन हुआ है और लगातार गठबंधन की सरकार चल रही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा इसका कार्यकाल कितना होता है। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन विशेष अवस्था में त्याग पत्र की प्रधानता, अगर किसी कारणवश उसको अगर भागना है, ऐसा नहीं कि 5 वर्ष तक ही रहेगा, किसी कारणवश उसको त्याग देना हो, मतलब 5 वर्ष से पहले उसको सत्ता छोड़ना हो, तो त्याग पत्र देकर वो सत्ता को त्याग कर सकता है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय होता क्या, चलिए समझते हैं। सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग के समान रूप से कराई जा सके। देखो सामाजिक यहाँ पे न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है जिसके मानव की जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजना का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का समान रूप से मिले, इसीलिए सामाजिक न्याय की प्रावधान रखा गया है। तो याद रखना जनता जो है, जनता को प्रत्येक जनता को समान व्यवहार मिले, समान लाभ मिले, इसीलिए सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न प्रकार की योजना होता है जिससे लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से मिले, इसीलिए कोई योजना बनाया जाता है। उपयुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करता है। समय समय पर वह बार नया वैकेंसी या नया योजना लाते रहता है ताकि राष्ट्र के लोगों को हित के लिए
कार्य हो सके तथा राष्ट्र के लोगों यानी कि देश के लोगों के लिए समान सतह या समान आवश्यकतापूर्ण जो चीजें हैं वो पहुंच सके। तो सीधा कहा, सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके लिए अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं तथा योजना का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिल सके। इसके लिए यहाँ पे उपयुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लोकसभा की विपक्ष नेता कौन होता है? सिंपल समझ लीजिए कि अगर कोई 2 नेता या 10 नेता लड़ रहा है तो जो जीत गया वो मेन सत्ता में हो गया, और 2 नंबर पर जो आता है उसके जो लड़ाई में रहता है 2 नंबर पर वो विपक्ष नेता माना जाता है। सिंपल कहा गया है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है। जो लोकसभा की बात करें जिसको बहुमत बहुत मिलता है, बहुमत प्राप्त दल होता है वो सरकार का गठन करता है। और जिस दल का बहुमत नहीं मिलता है और अन्य दलों की अपेक्षा उसकी संख्या अधिक होती है, मतलब जिसका जैसे 5 लोग लड़ा, जैसे 10 लोग लड़ा चुनाव में, एक आदमी जीत गया, सत्ता प्राप्त हो गया, बहुमत प्राप्त होकर जीत गया, और उसके बाद सबका तनका तनका वोट हुआ, तो उसके 2 नंबर पर जो आएगा इस दल से अधिक होगा और उस दल से कम होगा, जो सत्ता पर बैठा उससे कम होगा और उस दल से ज्यादा होगा, उसको क्या माना जाता है? विपक्षी दल माना जाता है। वही कहा गया है। और गठबंधन का सरकार करता है, और जिस दल का बहुमत नहीं पाता है और अन्य दल की अपेक्षा उसकी संख्या अधिक होती है तो ऐसे दल को नेता को विपक्ष के नेता कहा जाता है। ठीक है, जैसे राहुल गांधी है, 2 नंबर पर थे इसलिए उसको विपक्ष का नेता कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख कार्यों को लिखे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य क्या है, चलो देखते हैं। देखिए, स्वच्छता से जुड़े मामलों की यहाँ पे मामलों में नेतृत्व देना, तो सबसे पहले स्वच्छता से संबंधित मामलों का नेतृत्व देना, अनुसंधान की बढ़ावा देना, साथ में आप स्वच्छता से जुड़े यहाँ पे मानदंड और नियम बनाना, साथ में मापदंड और नियम बनाना, साथ में स्वच्छता से जुड़े यहाँ पे रुझानों की निगरानी करना, साथ में स्वच्छता से जुड़े नीतियों को यहाँ पे साक्ष्यों पर आधारित बनाना, देशों की तकनीकी सहायता देना, स्वच्छता से जुड़े संकटों से दूर करना, ये बेसिकली क्या विश्व स्वच्छता संगठन के प्रमुख कार्य हैं। इसमें से अगर 3 भी पॉइंट लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाया जा रहा है पोल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का। और उससे पहले शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और साथ आपको बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए मात्र 99 रुपया लग रहा है। ऑल विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं आर्ट्स का, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन है क्या, विभिन्नता यहाँ पे विभिन्नता में एकता से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्नता में एकता से आप क्या समझते हैं, समझने के प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहा गया विभिन्नता में एकता का मतलब है, विभिन्नता में एकता का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये समझने के प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तब विभिन्नता में एकता का मतलब है अलग अलग मतभेदों के बावजूद एकजुट रहना, यानी कि बहुत सारा झगड़ा, जैसे गांव में देखिएगा झगड़ा झंझट हो जाता है, बवाल हो जाता है अगल बगल में, फिर भी अगर कोई चोर आता है तो किसके घर में चोर घुस गया, पूरा गांव एकजुट हो जाता है। तो विभिन्न यहाँ पे क्वेश्चन, विभिन्नता एकता का मतलब है अलग अलग मतभेदों के बावजूद एकजुट रहना। मतलब देखो, भले घर में झगड़ा है, घर के अगल बगल में झगड़ा है, लेकिन बाहरी कोई आदमी आकर आपके घर में चोरी कर ले, कोई कांड कर दे, तो फिर भी आप चुपे रहना, ये तो गलत है। तो इसलिए गांव भर एक हो जाता है, उस समय ये नहीं देखता कि किससे झगड़ा हुआ है कि नहीं। और यह भारतीय समाज की एक अहम विशेषता है, और भारतीय समाज में अहम विशेषता है। देखो, हम ही जहाँ रहते, मेरा एक दिन तबीयत खराब हो गया, ऐसे अगल बगल के कोई आदमी नहीं बोलता है, तबीयत खराब होते ही अगल बगल के सब आदमी जुट गया, क्या हाल है, कि आप बाहर निकलते पूछता ठीक है ना, ठीक है ना, बस ये है। भले कुछ भी हो, लेकिन क्या होता है कि आपको जब कोई विपत्ति आता है सब लोग एक साथ हो जाता है। याद रखना, आगे चलते के प्रयास करते हैं। देखो, विभिन्नता में एकता का मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सम्मान और कृतज्ञ साथ रहे, सम्मान के साथ रहे, वहां पे कृतज्ञता के साथ रहे। ये बेसिकली क्या विविधता का मतलब होता है। ठीक है ना, विविधता में एकता का मतलब होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या है? देखिए, ग्राम सभा जो होता है प्रत्येक पंचायत में होता है।
ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होता है। यहाँ पे ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पर काम करता है। ग्राम पंचायत जो होता है वो मुखिया के निर्देश पर काम करता है। ग्राम के लोग जो होता है, ग्राम के लोग महीना में 1 या 2 बार एक जगह एकत्र होकर ग्रामीण समस्याओं को लेकर या रखकर उसे आप समाधान करने की योजना बनाते हैं। देखो होता क्या है, ग्राम सभा का जो है प्रत्येक पंचायत में होता है। प्रत्येक पंचायत में तथा उसका मुखिया के आदेश पर यह काम होता है। ग्राम के लोग महीना में एक जो ग्राम का व्यक्ति, जो मेन व्यक्ति है, एक साथ एकत्र होकर ग्राम में जो गांव में जो भी समस्याएं हैं उसको अपना अपना समस्या सुनाते हैं कि भाई इस क्षेत्र में, इस टोला में ये समस्या, इस टोला में ये समस्या, इस टोला में ये समस्या है, रख कर सुलझाने का प्रयास करते हैं और इसकी योजना बनाते हैं। फिर मुखिया के पास जाकर इसको योजना बताते हैं, ठीक है ना, रख कर उसके समाधान करने के लिए योजना बनाते हैं। अतः ग्रामीण लोग द्वारा महीना में 1 या 2 बार जो बैठक बुलाकर गांव के लोगों द्वारा सभा की जाती है उसे ही ग्राम सभा कहा जाता है। सिंपल है, जो लोग उस समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम सभा लगाते हैं उसे हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से? बहुत सारा कारण है जल प्रदूषण का। सबसे पहला कारण है जल में मृत मृत जंतु, मल मूत्र, कचरा, यहाँ पे करकट आदि को फेंकने से जल प्रदूषण होता है। अगर मृत जल को फेंक दिया जाए, जंतु को फेंक दिया जाए, मल मूत्र कर दिया जाए, पूरा कचरा फेंक दिया जाए, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसके कारण हमारे जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अगले बात करें, अगला पॉइंट है औद्योगिक कारखाने में गंदे विशिष्ट उत्पादों का नदियों में जाने से पहले जल प्रदूषित हो जाता है। याद रखना, जो कल कारखाने फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी है वो नदियों में चल जाती है, जिसके कारण जल प्रदूषण हो जाता है। साथ में आणविक और नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित करता है, इससे भी जल प्रदूषित हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखना 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन केंद्र शासित राज्य क्या होता है। देखो ऐसे हमारे भारत में 2 प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, मतलब है। तो केंद्र शासित राज्य क्या, चलिए समझते हैं। भारत में 2 प्रकार के राज्य हैं। एक पूर्ण राज्य जैसे बिहार, बंगाल आदि जो पूर्ण राज्य हैं, इसकी पूर्ण राज्य की दर्जा है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पूर्ण राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये सब क्या है? पूर्ण राज्य है, ठीक है ना। यूपी हुआ, ये सब क्या है? पूर्ण राज्य है। पंजाब है, ये सब पूर्ण राज्य है। और दूसरे केंद्र शासित राज्य होता है। दूसरा कौन होता है? केंद्र शासित राज्य, जिसके अंतर्गत दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ आदि आते हैं। इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। याद रखना, भारत में कितने प्रकार के राज्य हैं? तो भारत में 2 प्रकार के राज्य हैं। 2 प्रकार के राज्य हैं, एक पूर्ण राज्य है जिसमें कि बिहार, बंगाल आदि आते हैं। दूसरे केंद्र शासित राज्य हैं जिसके अंतर्गत दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ आदि आते हैं। इन केंद्र शासित राज्यों का संरचना केंद्र के यहाँ पे मनोती मनोती है। मनोती यहाँ पे उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इसके जो केंद्र शासित प्रदेश की मनोती जो है, संचार जो है उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हालांकि दिल्ली या जम्मू या कश्मीर में केंद्र शासित राज्य में विधानसभा का भी गठन किया जाने की प्रावधान है। यानी कि सब जितना केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर संसद का जो गठन जो होता है, विधानसभा की गठन नहीं है। लेकिन बेसिकली जो 2 जगह जम्मू एंड कश्मीर और बेसिकली दिल्ली की बात करें, यहाँ पर विधानसभा भी होता है। यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है कि नहीं? यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। याद रखना, हालांकि दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित राज्य से विधानसभा का भी यहाँ पे गठन की जाने की प्रावधान है, ठीक है ना। किंतु मेरे प्यारे बच्चों देखना यहाँ पे, किंतु उसकी मुख्य विषय जैसे पुलिस और दूसरे प्रमुख विषय केंद्र पर अधिकार होता है। और उस पर देखो, आपने एक आज से 2-4 दिन पहले न्यूज सुना होगा कि जो हमारे क्या बोलते हैं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, वो दिल्ली में जाकर एक भाषण दिए हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ की रक्षा व्यवस्था मतलब बहुत खराब है, मतलब यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत खराब है। तो केजरीवाल इस पर क्या कह रहा था कि बिल्कुल खराब है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन जो होता है वो किसके हाथ में होता है? मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता, वो केंद्र के पास होता है। यानी कि वहाँ वित्त मंत्री, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे रक्षा वित्त मंत्री, यहाँ पे जो हमारे क्या है
बेसिकली हमारे अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी है ना, और मेन केंद्र के पास होता है, तो केंद्र में तो बेसिकली बीजेपी की सरकार है, इसीलिए उल्टा उस पर भारी पड़ गया मोदी जी पर, मतलब उल्टा पड़ने लगा, इसलिए अब देखिएगा न्यूज तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सामूहिक सुरक्षा क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। सामूहिक सुरक्षा का मतलब है अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना। देखो बेसिकली सुरक्षा जो यहाँ पे कहा गया, सामूहिक सुरक्षा क्या है, सभी देश को मिलकर, सभी देशों को यहाँ पे सामूहिक सुरक्षा का मतलब है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे सामुदायिक सुरक्षा कहलाता है। बनाए रखने के लिए सभी देशों ने मिलकर काम करना, और सभी देश बेसिकली क्या चाहते हैं कि शांति पूर्वक काम हो, अपना अपना देश क्या आगे बढ़े बिना लड़ाई झगड़ा के, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना, ठीक है ना। इस व्यवस्था में किसी एक देश पर हमला करने वाला को सभी देशों को दुश्मन माना जाता है। अगर जैसे सब देश चाह रहा है कि भाई सुरक्षित रहे, तो उसमें से कोई देश अगर चाहेगा कि हम इस देश पर हमला कर दें, तो जिस देश पर हमला करेगा तो उसके जितना साथ में जो देश है सबके दुश्मन बन जाएगा। तो ये कहता है यहाँ पर एक चीज बताया गया कि किसी एक देश पर हमला करने वाले को सभी देशों यानी कि सभी देशों का दुश्मन माना जाता है, और सभी देश मिलकर उस पर हमला करते हैं, हमला करने हमला करने से रोकते हैं या हमला उस पर करते हैं, ठीक है। तो यह बेसिकली सुरक्षा समूह है, समझने के प्रयास कीजिएगा, और सभी का पीडीएफ आप ले सकते हैं मात्र 99 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यहाँ पे संक्षेप में परमाणु युद्ध पर प्रभाव का वर्णन करें। देखो परमाणु युद्ध बहुत खतरनाक है। इससे पहले लगभग 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बेसिकली परमाणु हमला किया गया था, जो आपको हिरोशिमा आपको पढ़ना भी है, चैप्टर आपको 10th में हिंदी में याद होगा शायद। तो ये कहता है विश्व परमाणु युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है। याद रखना, विश्व में परमाणु युद्ध का जो युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका द्वारा जापान की हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका परिणाम यह था कि यहाँ आज भी बच्चे का जन्म विकलांगता के आधार पर होता है, और यहाँ आज भी जो जन्म होता है वह सोच लो आज से कितना वर्ष खत्म हो गया, यानी कि लगभग 75 वर्ष की पहले की बात कर रहे हैं, 76 वर्ष, 75 76 वर्ष 77 वर्ष पहले की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी अभी भी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर अभी भी बच्चा विकलांग पैदा कर रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चों का जन्म विकलांगता के आधार पर होती है, ठीक है ना। और दोनों देशों यहाँ पे दोनों शहर परमाणु युद्ध के कारण तहस नहस हो गए, और परमाणु युद्ध के कारण तहस नहस हो गए। अतः आज के सभ्य मानव परमाणु युद्ध की भयंकरता एवं यहाँ पे विध्वंसकारी प्रभाव से बचना चाहता है, और आज इस प्रभाव से परमाणु युद्ध से हर देश बचना चाहता है। अगर हो गया ना परमाणु युद्ध तो सिंपल आप समझ सकते हो, साथ चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपसे कहा गया 14 नंबर क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुता, यहाँ पे प्रभुता क्या क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक दलीय प्रभुता का क्या अर्थ है समझिए। तो भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना, किंतु अगर किसी एक दल का बहुमत आता है तो उसका सरकार बन जाती है। तो ऐसी व्यवस्था एक दलीय कहलाता है। जैसे कि देखो अगर कोई जैसे कि अकेला बीजेपी लड़ा और सरकार बना लिया तो वह एक दलीय शासन व्यवस्था हुआ। अभी बेसिकली जो है कि एक दलीय नहीं है, एनडीए का सरकार है, मतलब इसमें बहुत सारा पार्टी जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका हमारा आरजेडी का बोल रहा हूँ, जदयू ले लो, जदयू के बाद उसमें एलजेपी ले लो यानी कि लोजपा ले लो, और बीजेपी ले लो, उसके बाद उधर हमारे पवन कल्याण का एक कोई पार्टी है, उसका 3-4 पार्टी मिलाकर भारत में भी सरकार चल रहा है। तो यह बेसिकली गठबंधन की सरकार हो गई। तो एक दलीय आप शासन क्या है, तो भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली, अभी बहुदलीय शासन प्रणाली है, किंतु अगर किसी एक दल का बहुमत आता है तो उसकी सरकार बन जाती है। तो ऐसे व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था कहलाता है। भारत में आजादी के बाद एक दलीय व्यवस्था अर्थात कांग्रेस की सरकार रही, मात्र एक कांग्रेस की सरकार है जो जिन्होंने
एक दलीय शासन पर राज किया है। किंतु आज भारत में यहाँ पे एनडीए अर्थात बहुदलीय सरकार की व्यवस्था है। एनडीए इसमें 3-4 दल मिला हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पे सप्रसंग की सरकार भी बहुदलीय थी। इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी बहुदलीय सरकार थी, जिस 3-4 पार्टी मिलकर सरकार बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन, यहाँ पे निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो भारत में निर्वाचन का उत्तरदायी किस पर है? तो भारत में निर्वाचन का उत्तरदायी चुनाव आयोग पर होता है। जो चुनाव कब कराना है कब नहीं, वो चुनाव आयोग गठन करता है। ठीक है ना, चुनाव आयोग पहले निश्चित समय पर, चाहे विधानमंडल हो का चुनाव हो या संसद का, उसका चुनाव सही समय पर कराता है। याद रखना, सबसे पहले यह चुनाव आयोग का काम है कि सही समय पर यहाँ पे सही जगह और सही चीज को चुनकर यहाँ पे चाहे विधानसभा का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो कराता है। इतना ही नहीं, राज्यों में ग्राम पंचायत एवं शहरी शहरी निकायों का भी चुनाव जो होता है यहाँ पे आयु चुनावों का आयोग के द्वारा यहाँ पे मनोनीत सदस्य द्वारा कराया जाता है और चुनाव आयोग द्वारा ही इसे कराया जाता है। चुनाव आयोग जो होता है उसी के द्वारा कराया जाता है यहाँ तक ग्राम पंचायत का भी चुनाव। अगले क्वेश्चन बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर शिमला समझौता के दो मुख्य विशेषताओं लिखी। शिमला समझौता के दो मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले विशेषता क्या, 1 नंबर विशेषता है, नियंत्रण रेखा से दोनों देश की सेनाएं की वापसी की जाए, अर्थात जीती हुई प्रदेश वापस आया जाए। मतलब सिंपल है, यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा से दोनों देश सेनाओं की वापस ली जाए, मतलब जो दो देश में लड़ाई हो रही है वो देश अपना अपना सेना को वापस मंगाए, पीछे हटाए। साथ में जो देश जिस देश से प्रदेश को छीन लिया है उसको वापस कर दी जाए। उसके बाद भारत द्वारा बंदी बनाए गए 1 लाख सैनिकों की यहाँ पे रिहाई, भारत के द्वारा 1 लाख सैनिकों का बंदी बनाया गया था, उसको रिहाई कराई गई। ठीक है, ये इसके लिए शिमला समझौता का मुख्य उद्देश्य था, ये विशेषताएं थी। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे कोलंबो योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो कोलंबो योजना का यहाँ पे स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। इसका इसका मुख्यालय कोलंबो में है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया क्वेश्चन एशिया प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक विकास के मजबूत करने के लिए सामूहिक अंतर सरकारीय प्रयास की अवधारणा को यहाँ पे मूर्त रूप से देता है। यहाँ पर जो समझने के प्रयास कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन कहा गया है कि कोलंबो समस्या क्या है, अब योजना क्या है। कोलंबो योजना पर संक्षिप्त, तो कोलंबो योजना 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य यहाँ पे जो मुख्यालय है कोलंबो में है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक विकास के मजबूत करने के लिए किया गया था। मजबूत करने के लिए सामूहिक अंतर सरकारीय प्रयास की अवधारणा को मूर्त रूप से देता है। कोलंबो योजना की सभी गतिविधियां और प्राथमिक ध्यान मानव संसाधन विकास पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, वहां पे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच विवादों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना, भारत और बांग्लादेश के विवादों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहले नदी जल विवाद, नदी और जल के बीच विवाद बार बार होते रहता है। उसका यहाँ पे शरणार्थियों का समस्या, यानी कि कभी लोग इधर से उधर भागते, शरणार्थियों की समस्या। बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध घुसपैठी, मतलब अवैध घुसपैठी मतलब होता है बॉर्डर में घुस जाता है बांग्लादेश वाला व्यक्ति भारत में। साथ में यहाँ पे कांटेदार बांट का विवाद, याद रखना, कांटेदार यहाँ पे बाढ़ का विवाद, कांटेदार बाढ़ का विवाद है। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन अगला पॉइंट जो है यहाँ पे चकमा शरणार्थियों की वापसी की समस्या। चकना जो है यहाँ पे चकमा शरणार्थियों की वापसी का समस्या। ये सब समस्याएं जो है भारत बंगाल की मुख्य विशेषताएं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है समझिए। मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को
अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका की पहल थी कि इन योजना के तहत यूरोपीय देशों की आर्थिक सहारा दी जाएगी या मिली थी, इसीलिए मार्शल योजना बनाया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957 की रोम संधि द्वारा बनाया गया एक क्षेत्रीय संगठन था जिसका लक्ष्य अपने सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण का बढ़ावा देना था। मुख्य उद्देश्य यूरोपीय आर्थिक समुदाय का। देखो यहाँ पर डिफिनीशन बहुत ईजी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे का संक्षिप्त टिप्पणी परिचय दे। तो यूरोपीय संघ का झंडा जो है नीले रंग का पृष्ठभूमि पर आठ क्या है, सुनहरे सितारे का चक्र है। यह झंडा यूरोप की पहचान और एकता का प्रतीक है। सिंपल है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आसियान के झंडे का संक्षिप्त टिप्पणी दे। आसियान के झंडे नीला, लाल और सफेद और पीले रंग का है। इन रंगों का मतलब यह है, नीला रंग का है शांति और यहाँ पे स्थिरता का प्रतीक है। लाल रंग है यहाँ पे साहस और गतिशीलता का प्रतीक है। सफेद रंग जो है यहाँ पे क्या है, परितता का प्रतीक है। साथ में पीला रंग समृद्धि का प्रतीक है। ये इसके लिए 4 रंगों का जो समूह का एक झंडा बनाया गया, जिससे हम लोग यहाँ पे आसियान के झंडा का संकेत है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, 1978 ईस्वी में चीन द्वारा मुक्त द्वार की नीति पर परिचय दे। तो याद रखना, साल 1978 में चीन ने आर्थिक सुधारों के तहत खुले द्वार की नीति की घोषणा की। खुले द्वार का नीति का मतलब क्या है कि कोई भी बाहर के लोग आइए, बाहर के कंपनी आए और हमारे देश में क्या करे, कंपनी लगाए, जिससे उसकी आर्थिक सुधार हो। खुले द्वार मतलब हमारा बॉर्डर खुला हुआ है, कोई भी आइए और हमारे घर पे फैक्ट्री लगाइए और काम कीजिए। तो ये कहा गया है, साल 1978 के चीन ने आर्थिक सुधारों के तहत खुले द्वार की घोषणा की। इस नीति के तहत चीन ने विदेशी पूंजी और औद्योगिक को अपने अंदर आने दिया और उससे चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और आर्थिक चीन की क्या हुई, आर्थिक विकास हुई। आधुनिक चीन की आर्थिक विकास हुआ। ठीक है। अगले क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, आसियान के 10 सदस्यों का नाम बताइए। आसियान के 10 सदस्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे इंडोनेशिया है, वहां पे मलेशिया है, यहाँ पे फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, यहाँ पे दारू ससेलाम है, दारू ससेलाम कोई देश है, हम पहली बार सुन रहे हैं। वियतनाम है, लाओस है, यहाँ पे म्यांमार है, कंबोडिया है। ये इसके लिए उनके 10 सदस्य हैं आसियान का। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कहता है, चीन में विदेशी व्यापार के यहाँ पे उल्लेखनीय वृद्धि लाने के लिए 2 कारणों का उल्लेख करें। तो आपको पता है, सबसे पहले अगर चीन में जब विदेशी जो व्यापार कब आया, जब चीन द्वारा 1978 ईस्वी में खोला गया कि भाई कोई भी विदेशी आओ और हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलो, व्यापार करो। वही कहा गया यहाँ पर, चीन के द्वारा 1978 में खुले द्वार की नीति विशेषकर व्यापार में सहायक नए कानून को अपनाया। इससे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण में विदेशी व्यापारी का उल्लेखनीय वृद्धि हुआ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, इससे सटीक आंसर नहीं हो सकता और प्रयास करना, इसको 2 बार पढ़िए। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 99 रुपए में ऑल विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, लेने के प्रयास कीजिएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। मुझे इतना आशा है कि आप कंटेक्ट जरूर करोगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, राजीव गांधी फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की संतानें थी, यानी कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के संतान है कौन, फिरोज गांधी। ठीक है ना।
चलिए, मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा था, इसी वजह से मैं बीच में रुक गया था। चलिए, तो यहाँ पर जो कहा गया कि राजीव गांधी, फिरोज गांधी और बेसिकली इंदिरा गांधी के संतानें थे। वे 1944 ईस्वी में जन्मे थे और 1980 ईस्वी में 80 ईस्वी के बाद वे देश की सक्रिय जनता में शामिल हुए। उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे राष्ट्रव्यापी आप सहानुभूतियों के कारण वातावरण से भारी बहुमत से 1984 ईस्वी में देश की प्रधानमंत्री बने और 1989 ईस्वी में के बीच प्रधानमंत्री पद पर रहे, यानी कि 5 साल के लिए वो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद हट गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आनंदपुर, क्वेश्चन है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिखों एवं देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो याद रखना, आनंदपुर शाही का प्रस्ताव सिख जन समुदाय पर बड़ा कम प्रभाव या कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में यहाँ पे अकाली दल की सरकार, यहाँ पे अकाली दल की जो सरकार है यहाँ पे बर्खास्त हो गई, अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई, तो अकाली दल ने पंजाब तथा जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य के बीच पानी के बंटवारा के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। यानी कि जब सरकार थी तो ठीक था, जैसे ही हुआ क्या हो गया, यहाँ पे बर्खास्त हो गई, तो बेसिकली पंजाब और पड़ोसी राज्य में जो भी लोग थे उसके बीच क्या होने लगा, उसके बीच में जो यहाँ पे पड़ोसी क्या होने लगे, जो उसके बीच जो क्या होने लगा, वो आंदोलन चलाने लगा। समझ गए कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने के प्रयास करते मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, 29 नंबर क्वेश्चन है, और ध्यान रहे एक चीज का कि डेली आपको हर साल और डेली आपको क्लासेस मिलेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। 1990 ईस्वी में, 1990 के दशक में मध्यवर्षी वर्षों में पंचायत में शांति किस तरह आ गई और उसके क्या अच्छे परिणाम रहे। तो यद्यपि 1992 ईस्वी में पंजाब राज्य में आम चुनाव हुए, लेकिन गुस्से में आई जनता दिल से मतदान पूरी तरह भाग नहीं लिया, कि मतदान में पूरी तरह भाग नहीं लिया। केवल 22% ही मतदाताओं ने मतदान का परियोजना में भाग लिया या प्रयोग किया। यद्यपि अग्रिम, यानी कि आगे का जो चुनाव हुआ, 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ, तो अग्रिम को आप सुरक्षा बलों का अंततः दबाव दिया, लेकिन अगले वर्षों तक पूरी जनता हिंदू और सिख दोनों ही कष्ट और यातनाएं झेलनी पड़ी। याद रखना, और आगे चलकर उन्होंने पूर्ण मतदान किया और आगे सरकार, और आज देखिए रहे पंजाब बहुत खुशहाल है। अगले क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आप लोग 91, 17, 82, 30, 62 पर कंटेक्ट कीजिए। ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कीजिए 99 रुपीज में। और अगला बैच भी स्टार्ट हो चुका है, अगर कोई बच्चा हो तो बताइएगा। 1992 के बाद 1969 तक भारत संबंध का उल्लेख कीजिए। देखो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देश के बीच संबंधों में गंभीर झटका लगा था। 62 में एक युद्ध हुआ था, उसके बाद गंभीर झटका लगा। हालांकि दोनों देश के काल प्रकाश और मीडिया, खेल, पर्यटन, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा, यानी कि इसमें कोई रुकावट नहीं था, इसमें कर सकता था, लेकिन बीच में जो भी अनबन हो रहा था। लेकिन ठीक है ना, तो यह 30वां क्वेश्चन था। मैं इसके बाद फिर अभी सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, तो आप लोग शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ठीक है ना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।